Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो आप लोगों का मैं प्रैक्टिस सेशन करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं ये आप लोगों के, ठीक है। इसमें जितने भी आप लोगों के एसएसटी में सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा आपकी पॉलिटी, ठीक है, और जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक ही क्लास में लगाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को थोड़े थोड़े करके एक ही क्लास में कराऊंगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेशन मैंने आप लोगों का स्टार्ट किया है जो आप लोगों का एग्जाम तक चलेगा कंटिन्यूसली, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होंगे तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसके अलावा जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं सारे आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की फर्स्ट क्लास के साथ। इससे पहले देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है वो मैं आप लोगों को करा रही थी, कंटेंट बेस्ड अलग थी, और जो पेडागोजी के क्वेश्चंस थे वो भी आप लोगों के अलग थे। तो देखिए वो क्लासेस भी आपकी चलती रहेंगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को साथ साथ कराऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये देखिए मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। निम्न में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का एक उदाहरण है? तो देखिए थीमेटिक मानचित्र तीन तरीके के मानचित्र हैं, कौन कौन से? थीमेटिक है, राजनीतिक है, ठीक है, भौतिक मानचित्र है। तो यहाँ पर थीमेटिक मानचित्र का कौन सा उदाहरण है? भारत का सड़क मानचित्र, या फिर भारत का पर्वतों का मानचित्र, भारत के राज्यों का मानचित्र, या फिर गांव के खेतों का मानचित्र। तो देखिए बात करें हम थीमेटिक मानचित्र की, तो थीमेटिक मानचित्र का जो उदाहरण है वो क्या है? भारत का सड़क मानचित्र, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए थ्योरी यहाँ पर देख लेते हैं, मानचित्र कितने तरीके के हैं। तो देखिए 3 प्रकार यहाँ पर हैं। पहला जो है देखिए भौतिक मानचित्र है। भौतिक मानचित्र के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है? तो देखिए पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए भौतिक मानचित्र में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं? पर्वत, पठार, नदियाँ और मैदान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं देखिए यहाँ पर राजनीतिक मानचित्र। देखिए राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं? तो देखिए राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र जो होता है वो कहलाया जाता है राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। तो राजनीतिक मानचित्र कौन सा हो जाता है? जिसमें राज्यों को, नगरों को, गांव को और विभिन्न विश्व के विभिन्न देश हैं उनके साथ जो जो सीमाएं साझा होती हैं उन सब को राजनीतिक मानचित्र पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आता है थीमेटिक मानचित्र। कौन सा आता है? थीमेटिक मानचित्र। तो देखिए थीमेटिक मानचित्र कौन सा मानचित्र होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन एवं उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। तो इस प्रकार के मानचित्रों को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये 3 प्रकार के मानचित्र थे यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से हर बार पूछा गया है, चाहे वो थीमेटिक मानचित्र से पूछा गया। देखिए जो मोस्टली पूछा गया है वो थीमेटिक मानचित्र से ही पूछा गया है, या तो आपसे डेफिनेशन पूछ ली गई है या फिर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल आता ही आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे? तो देखिए 11 बज रहे हैं और आपको बताना किस पर है? 9 बजे पे बताना है। इसका मतलब टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और देखिए टाइम कम कब होता है? जब आप लोग वेस्ट में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग पूरब में जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, तो टाइम क्या होता है? जब हम ईस्ट में जाते हैं तो देखिए टाइम जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। वेस्ट में जाते हैं तो टाइम क्या होता है? घटता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? टाइम घट रहा है। तो आपको डायरेक्शन तो देखिए यहाँ से पता चल गई है कि पूरब तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो आप लोगों के कट गए। अब देखिए बात करें, देखिए जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर डायरेक्शन, तो जब हम लोग ईस्ट में जा रहे हैं टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। वेस्ट में जा रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है? घट रहा है। अब यहाँ पर देखिए 11 बजे थे और बज कितने रहे हैं? 9 बज रहे हैं। यहाँ पर पूछा क्या गया? देशांतर, डिग्री आपसे पूछी गई है। अब देखिए दोनों टाइमों के बीच का डिफरेंस कितना है? 11 बजे से अगर हम 9 बजे के बीच का टाइम डिफरेंस निकालें तो कितना आ रहा है? 2 घंटे आ रहे हैं, ठीक है। कितने आ रहे हैं? 2 घंटे। अब देखिए आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों की थ्योरी पार्ट कराया हुआ है कि जो आप लोगों का क्या होता है, देखिए जो आप लोगों का यहाँ पर 15 डिग्री होता है वो कितने के इक्वल होता है? 1 आवर के इक्वल होता है, ठीक है। 1 घंटा कितने के बराबर होता है? 15 डिग्री के बराबर होता है। और ये कैसे आता है? तो देखिए वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूमती है, कितने समय में? 24 घंटे में, ठीक है। 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। जब हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, 1 घंटा निकालेंगे तो 1 घंटा कितने के बराबर आ जाएगा? 360/24 के बराबर, ठीक है। 360/24 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आया है? 1 डिग्री, जो 1 आवर है वो कितने के बराबर है? 15 डिग्री के बराबर है।
अब देखिए यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितना निकाला था हमने, 2 घंटे का निकाला था। तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। तो देखिए जो देशांतर आएगा वो कितना आ गया, देशांतर आ गया आप लोगों का 30 डिग्री। और देखिए डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बता दी है, क्या आएगी यहाँ पर, पूरब तो आएगी नहीं, क्या आएगी, पश्चिम आएगी। तो पश्चिम कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में चीज़ें आप लोगों को इसी तरीके से करनी है जिससे आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो देखिए ये जो कथन कहा गया है ये किसके द्वारा कहा गया है, M.K. गांधी जी के द्वारा कहा गया है, B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है, या फिर R.N. टैगोर ने कहा है, J.N. नेहरू ने कहा है। तो देखिए यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिया गया है पॉलिटी के चैप्टर का, देखिए ये है लोकतंत्र, मैंने आप लोगों को कराया है। लोकतंत्र के अंदर ये स्टेटमेंट दिया गया है जहाँ पर वोट देने की बात की गई थी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है M.K. गांधी जी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये चीज़ बोली गई है। अब देखिए थ्योरी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया था, भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया, उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। अब देखिए जो 1931 है, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका जो गांधी जी की पत्रिका थी, पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या फिर जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा कहा गया, वो गांधी जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए जो भारत सरकार है वो 3 स्तरों पर कार्य करती है, इस सिद्धांत को शक्तियों का बंटवारा कहा जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है, या फिर जिम्मेदार सरकार कहा जाता है। तो देखिए जो भारत सरकार है वो 3 स्तरों पर काम करती है, इस सिद्धांत को कहा जाता है संघवाद। क्या बोलते हैं, संघवाद इसको कहा जाता है। ना तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा है, ना प्रतिनिधि लोकतंत्र है, और ना ही जिम्मेदार सरकार है। ठीक है, क्या चीज़ होगी यहाँ पर, फेडरलिज्म होगा, संघवाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो किससे अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रंच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। देखिए कारखाने फैक्ट्री की बात हम लोग करें तो वहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जो मैं आप लोगों को पॉलिटी के चैप्टर में कराऊंगी। देखिए अभी आप लोगों को चैप्टर कराया नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो कितने से अधिक, 30 महिलाओं से अधिक। देखिए कितनी होंगी, 30 महिलाओं से अधिक यहाँ पर होंगी। 30 महिलाओं से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रंच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। देखिए जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है इसके बीच के जितने भी अक्षांश होते हैं सभी अक्षांशों पर जो सूर्य है वो वर्ष में एक बार दोपहर के सिर ठीक ऊपर होता है। देखिए सिर के ठीक ऊपर होता है, इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर रहने वाले क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि देखिए जब सिर के ठीक ऊपर सूर्य होता है इसी वजह से यहाँ पर क्या होती है, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो गए, सही हो गए। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पर।
उष्ण कटिबंध किसको कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर ये थ्योरी लिखी गई है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। तो देखिए ये स्टेटमेंट पहला दिया गया है, ये स्टेटमेंट दूसरा दिया गया है, इसीलिए जो सेकंड है वो क्या है, एक्सप्लेनेशन है वन का कि जो सूर्य है वो कहाँ होता है, सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही यहाँ पर सेकंड दिया गया है, शीतोष्ण कटिबंध किसको कहा जाता है? देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार आपको स्टेटमेंट के जरिए। कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसी वजह से यहाँ का जो तापमान है उसको क्या बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, शीत कटिबंध किसको कहा जाता है? तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया गया है, गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को, देखिए बात की गई है पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए गुरु नानक जी ने जो बनाया था पवित्र स्थान उसको बीजक बोला गया, खालसा बोला गया या फिर लंगर बोला गया या फिर धर्मशाल बोला गया। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है, जो पवित्र स्थान था उसको बोला गया था धर्मशाल। क्या बोला गया था? धर्मशाल उसको बोला गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभी देखिए यहाँ पर जो गुरु नानक जी थे उन्होंने क्या किया था, तो देखिए अपने आप को जो सिख थे उन्होंने 2 समुदायों में भी बांटा। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद बंद बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को किन किन समूहों में बांटा? तो देखिए पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में बांटा। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाई? दल खालसा कहलाती थी। ठीक है, उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिनको गुरुमत्ता मतलब गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। ठीक है, सिखों ने राखी व्यवस्था की स्थापना भी की। इसके अलावा देखिए जो पवित्र स्थान बनाया गया था वो गुरु नानक जी के द्वारा बनाया गया था, जिसको बोला गया था धर्मशाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया है, लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है कि 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद जो थे वो दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते गए और उनको महाजनपद कहा जाने लगा। कारण दिया गया है, सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गईं और सेनाओं के रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली लागू की गई। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर क्या हो जाता है, आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। देखिए थ्योरी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए महाजनपद की हम लोग बात करें, 6th क्लास का चैप्टर ये हिस्ट्री का, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि देखिए अधिकतर महाजनपदों को एक राजधानी होती थी। ठीक है, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनवाई गई। ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें दी गई थी किसके बारे में? महाजनपद के बारे में। तो देखिए दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं और जो है फर्स्ट है वो क्या कर रहा है, सेकंड की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है दादन व्यवस्था। तो देखिए दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें, देखिए पॉलिटी का चैप्टर है ये आप लोगों का। ठीक है, पॉलिटी का चैप्टर है यहाँ आप लोगों का दादन व्यवस्था जिसमें दी गई है। दादन व्यवस्था क्या होती है? तो देखिए बुनकर इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं,
या फिर बुनकर सूत खरीदने में अपना पैसा लगाते हैं और तैयार कपड़ों को सीधे बाजार में बेचते हैं। व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और उसे तैयार माल प्राप्त करता है। या फिर सरकार बुनकरों की सरकारी संस्था से कपड़ा लेती है। तो देखिए दादन व्यवस्था क्या कहलाती है। तो देखिए जो दादन व्यवस्था होती है वो कैसी व्यवस्था होती है। तो देखिए यहाँ पर जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो कच्चा माल देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कच्चा माल देते हैं। ठीक है, कच्चा माल देते हैं और इसके बदले क्या करते हैं, उनको क्या मिलता है, तैयार माल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या मिलता है उनको, तैयार माल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ये बात कही गई है। तो देखिए दादन व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इससे तैयार माल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी नई प्रणाली होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी। तो देखिए कौन सी थी, स्थायी बंदोबस्त था, महलवारी बंदोबस्त था, या फिर रैयतवारी बंदोबस्त था, अस्थायी बंदोबस्त था। तो देखिए कौन सी प्रणाली थी जो होल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार की गई थी। तो होल्ट मैकेंजी ने जो तैयार की थी वो थी महलवारी बंदोबस्त। कौन सा था, महलवारी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त जो थी वो थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किनके द्वारा थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो रैयतवारी बंदोबस्त था, रैयतवारी बंदोबस्त जो था वो किसके द्वारा चलाई गई थी। तो वो थी थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा थी, थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये तीनों पूछी जाती हैं क्वेश्चन में किसी ना किसी तरीके से आप लोगों से। तीनों की चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। महलवारी बंदोबस्त होल्ट मैकेंजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, और रैयतवारी बंदोबस्त जो थी वो थी थॉमस मुनरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता एवं समानता के संदर्भ में कथनों ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने महिलाओं के लिए और उनकी स्वतंत्रता के लिए काफ़ी कार्य किए। ठीक है, तो यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो देखिए आर कथन भी यहाँ पर सही है और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता की मांग की गई और यहाँ क्या चीज़ बोली गई, स्वतंत्र होने के बाद पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिए जाने की बात हुई। ठीक है, तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए और आर सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है ए, बी और सी कथनों को देखें और सही उत्तर का चुनाव करें। देखिए ए दिया गया है, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। तो देखिए लघु चित्र की अगर हम लोग बात करें तो जो लघु चित्र होते हैं वो छोटे आकार के चित्र होते हैं, बिल्कुल सही है। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज़ पर चिन्हित किए जाते हैं। तो देखिए किस पर चिन्हित किए जाते हैं, ये कपड़े या फिर कागज़ पर चिन्हित किए जाते हैं। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। प्राचीनतम लघु चित्र जो थे वो ताड़ के पत्तों और लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, लघु चित्र से रिलेटेड तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है। ए पॉइंट दिया गया है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक आयु के थे को वोट देने का अधिकार मिला। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया। तो देखिए यहाँ पर जो सही पॉइंट है वो कौन सा है। तो देखिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, बिल्कुल सही पॉइंट है। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीयों को जो 18 वर्ष से अधिक आयु के थे वोट देने का अधिकार मिला। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, ऐसा नहीं हुआ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतंत्रता के तुरंत बाद नहीं हुआ। ठीक है, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया। तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर ए और सी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही हैं। जो बी पॉइंट है वो यहाँ पर गलत है कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया था, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसके अलावा ए और सी पॉइंट दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चंस आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए ऐसा क्यों करना चाहिए। ए पॉइंट है, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। तो देखिए जो प्रश्न है वो बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। बच्चों को इसका एहसास कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। देखिए ये एहसास आप लोगों को नहीं कराना कि बच्चों की बुद्धि में कमी है, इसलिए हम उनसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस पुटअप करा रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव है। प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ाते हैं। तो कि ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, क्लैरिटी की तरफ लेके जाते हैं बच्चों को क्वेश्चंस। ठीक है, बच्चे भाषा संबंधी कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। तो देखिए डी पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा गलत है, तो सिर्फ बी पॉइंट यहाँ पर गलत है। देखिए नेगेटिव आप लोगों को मिल गया, नेगेटिव जहाँ पर भी है वहाँ पर उसको काट दो, जो बचेगा वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा और टिक करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि देखिए यही चीज़ें होती हैं जो आपकी कहीं कहीं आप लोगों का समय बचाती हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं देखिए जो आप लोगों को हर टॉपिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर एक नेगेटिव पॉइंट आप लोगों को दिया गया होगा, वही नेगलेक्ट करके आपको आंसर दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि घर के काम पर चर्चा न की जाए, सिर्फ पुरुष मजदूरों के मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए, केवल नियमित वेतनभोगी काम पर बल दिया जाए, या फिर लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी जीविका चलाते हैं इस चीज़ का वर्णन किया जाए। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा एक शिक्षिका के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आजीविका पर हम चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि वो क्या करे, लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी जीविका चलाते हैं इस चीज़ का वर्णन करे। इससे क्या होगा, बच्चों को देखिए काफ़ी सारी चीज़ें देखने को, सोचने को और करने को यहाँ पर मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर हर एक चीज़ का यहाँ पर क्या होगा, बच्चे के हर चीज़ का विकास होगा, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो कोई सी। ठीक है, हर चीज़ का यहाँ पर क्या होगा, विकास होगा। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। और मल्टीपल आजीविका, जो भी मतलब कोई बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, चाहे कोई ठेला लगा रहा हो, कोई भी हो, जिस तरीके से लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं उन सभी तरीकों का यहाँ पर क्या है, वर्णन करना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा पेडागोजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, हम किस चीज़ को सामाजिक विज्ञान अध्यापन हेतु अंतःशास्त्रीय उपागम का उपयोग करते हैं। तो देखिए किस चीज़ के लिए, पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण हो गया है इसको सुनिश्चित करने के लिए, या फिर विषयों की सीमा में अधिगम को समर्थ बनाने में, विषयों में परस्पर संबंधों और परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करवाने में, एक ही प्रसंग को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों से देखने में। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। तो देखिए पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण, सिर्फ अध्यापन को पूर्ण करना ही है, उसको सुनिश्चित करना ही यहाँ पर उद्देश्य नहीं होता है। विषयों की सीमा में अधिगम को समर्थ बनाना, देखिए विषयों की सीमा यहाँ पर जहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिटेशन लगा देते हैं, वहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं पेडागोजी में। तो देखिए ये दोनों पॉइंट तो बिल्कुल गलत हैं। इसके अलावा विषयों में परस्पर संबंध, ये भी बिल्कुल सही है। एक ही प्रसंग को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों से देखना, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। सी और डी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा ए और बी पॉइंट यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं। तो देखिए कौन से हैं जहाँ पर समानता दिख रही है। तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधी मामलों को संबोधित करना। तो देखिए बिल्कुल सही है, अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाना। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। सभी भिन्नताएं जीवन में आवश्यक हैं, यह समझाना। देखिए भिन्नताएं अगर हम बच्चों को समझाएंगे, भिन्नता यहाँ पर नहीं समझानी है, नेगेटिव हो जाता है समानता को लेकर के, कि हम बच्चों को भिन्नताएं उनके जीवन में समझा रहे हैं, ठीक है, कि अत्यंत आवश्यक हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम समानता पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों को आत्मसात करवाना। तो देखिए ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर ए, बी और डी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके अलावा जो सी पॉइंट है वो गलत हो। देखिए सी पॉइंट तीनों ही पॉइंट्स में यहाँ पर दिया गया है, तो ये तीनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, पेडागोजी में ये क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं कि अगर एक पॉइंट भी आप लोगों को नेगेटिव मिल जाता है तो आप लोगों को राइट आंसर मिल जाता है बिना कुछ देखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
फोर्थ जो ऑप्शन है वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आई थी वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम तक क्लासेस चलती रहेंगी। इसके अलावा देखिए सीक्वेंस वाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आप लोगों के स्टार्ट कर दूंगी SST के, ठीक है। ये भी आप लोगों के साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये भी मैं आप लोगों के कराती रहूँगी। इसके अलावा जो 1 लीनियर है आप लोगों को 1 लीनियर फॉर्म में भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगी। सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। NCERT का जो नोट्स हैं आप लोगों के वो कवर करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट मैराथन यहाँ पर कराई जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।